गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे एंड आप सब ने मेरी पिछली वीडियोस देख ली होंगी। तो आज चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। आज चलते हैं अपने नेक्स्ट इपोक पर, दैट इज रोमांटिक। रोमांटिक से आप सबके मुंह पे थोड़ी स्माइल आ रही होगी कि हाँ भाई, इट विल बी ऑल अबाउट रोमांस एंड लव एंड एक्स वाई जेड, बट नो, इट इज़ नॉट अबाउट रोमांस एंड इट इज़ नॉट अबाउट लव। लव थोड़ा है बट किसी और के लिए, बट इट इज़ नॉट अबाउट रोमांस। सो यही एक इपोका है जो लाइन से चला आ रहा है, ठीक है। और ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है पिछले इपोकस को, जैसे आउफ क्लेरिंग को कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन को कॉन्ट्राडिक्ट करना। जैसे हमने स्ट्रोमन ड्रैंग में बात करी थी ना कि आउफ क्लेरिंग क्या कहता था कि हाँ भाई, बहुत ज़्यादा सोचो, लॉजिकल बनो, रैशनल बनो। बट स्ट्रोमन ड्रैंग क्या कहता था कि अपनी एक बंदे की फीलिंग्स का क्या, अगर हम ज़्यादा ही लॉजिकली सोचेंगे, सोसाइटी के हिसाब से चलेंगे, तो एक बंदे के इमोशंस, फीलिंग्स का क्या। तो ऐसे ही रोमांटिक कहता है कि रोमांटिक में क्या कहता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान दुनिया बहुत चेंज हो गई थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान बहुत सारी मशीन्स आ गई थी, बहुत सारी मशीनों की वजह से टेक्निकल एडवांसमेंट हो गई थी, मनुष्य को रिप्लेस किया जाता था, मतलब इंसानों को रिप्लेस किया जाता था, इंसान को बहुत अत्याचार किया जाता था। तो इंसान की फीलिंग्स पे कोई मैटर नहीं करता था, इंसान की फीलिंग्स क्या है, इंसान के इमोशंस क्या है। बस सारे लॉजिकली सोचते थे कि हाँ भाई, जो मशीन्स आर गुड फॉर द ह्यूमंस बीइंग, सॉरी, मशीन्स आर गुड फॉर द ह्यूमन बीइंग्स एंड बहुत चीप लेबर, बहुत चीप में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है एंड इन द बेस्ट वे। तो इसमें मेंशन को रिप्लेस किया जा रहा था। तो यही उनकी लॉजिकली डेंकन थी। तो रोमांटिक कहता था कि इन सब चीज़ों से साइड हटके, मतलब इन सब चीज़ों से, रैशनल थिंकिंग से थोड़ा कम सोच के, लॉजिकल थिंकिंग को थोड़ा कम दिमाग में रख के, हम थोड़ा मोर ऑन फ्यूलन जाते हैं, मोर ऑन गेफ्यूला जाते हैं, मोर ऑन फीलिंग्स जाते हैं, ठीक है, मोर ऑन इमोशंस जाते हैं। कहते हैं रोमांटिक क्या कह रहा था कि इन सब चक्कर में ना लोगों का जो फीलिंग्स है ना दोबारा दब गए इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद। श्रवण ने उठाया था ये टॉपिक, पर रोमांटिक भी दोबारा अब उठा रहे क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान सब बदल गया था। तो रोमांटिक कह रहे कि आ, थोड़ा कम सोचो लॉजिकली, मतलब बहुत कम कर दो लॉजिकली सोचना और अपनी फीलिंग्स पे भी ध्यान दो, ठीक है। अपना कुछ सोच लो, अपना इमोशंस पे ध्यान दो, ठीक है। वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग। तो इसमें जो एक वर्ड है, ओवरव्यू में मैं बता रहा हूँ आपको कि एक रोमांटिक में एक फेमस वर्ड था, बेकांटेस वर्ड था, दैट वाज जेन सूक्त। मतलब जिसे इंग्लिश में हम लॉन्गिंग भी कहते हैं। जेन सूक्त मतलब कि मैं एक चीज़ को विश कर रहा हूँ, मैं एक चीज़ का ड्रीम कर रहा हूँ, बट मुझे पता है कि मैं उसे नहीं ले पाऊंगा, मुझे पता है कि मैं उसको नहीं रिसीव कर पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान बहुत कुछ विश करता है, बहुत कुछ चाहता है अपने अंदर ही। फॉर एग्जाम्पल कि मैं, मेरे पास सब कुछ है बट मैं भी और कुछ चाहूँगा, ठीक है। तो आई नो वो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो यही जो फीलिंग है ना रोमांटिक में, तो इसको बढ़ावा दिया गया है कि एक जो इंसान है ना, ये बहुत कुछ सोचता है एंड यही चीज़ एक ब्यूटीफुल है जो राइज करती है इमेजिनेशंस को, फैंटेसीज को एंड बहुत सारी फीलिंग्स को, ठीक है। एंड इनका एक सिंबल है, दैट इज ब्लाउ ब्लूमर। ब्लाउ ब्लूमर दैट इज इन इंग्लिश ब्लू फ्लावर। तो चलते हैं हम अपने नोट्स पे एंड डिस्कस करते हैं कि ये सब क्या है एंड कब स्टार्ट हुआ, एंड थोड़ा पढ़ते हैं जर्मन वर्ड्स में ताकि हमारे दिमाग में बैठ जाए। एंड प्लीज़ राइट दिस, मतलब राइट एवरीथिंग इन योर नोटबुक, सो बाद में जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलते हैं अपने नोट्स पर। आई होप आप सबको मेरी स्क्रीन और मैं अच्छे से दिख रहा हूँ। तो बात करते हैं ये कब स्टार्ट हुआ एंड ऑल। Die Romantik ist eine literarische und künstlerische Epoche, die ungefähr von 1795 bis 1840 dauerte। मतलब रोमांटिक जब जैसे हम बात करते हैं कि हर मैं इपोक में आपको बता रहा हूँ कि हाँ, कि जो ये डेट्स होती है वो एग्जैक्ट नहीं होती, उसे हम उनके फिर मान के चलते हैं, उसे अप्रॉक्सीमेटली मान के चलते हैं, क्योंकि आपको कहीं कहीं 1796 दिखेगा, 1797 दिखेगा। तो यही में जो मेन डेट्स होती है वो हम मान के चलते हैं 1795 से 1840। अगर आपको कहीं 1796 पता चल जाए, कहीं दिख जाए, तो आप ये मत समझना कि ये वीडियो गलत है, नहीं। तो वो भी सही है, ये भी ठीक है। इन dieser Zeit wollten die Menschen mehr fühlen und weniger nur logisch denken। इतना क्लियर है। इतना मैंने आपको बता दिया था कि जो लोग थे वो क्या कहते थे कि कम थोड़ा सोचो, कम थोड़ा लॉजिकली सोचो, कम थोड़ा रैशनल बनो, क्या बनो, मेयर फ्यूलन पे ध्यान दो, मतलब बहुत सारी अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दो, इमोशंस पे ध्यान दो, गिफ्यूलो पे ध्यान दो। Die Romantiker fanden, dass die Welt durch Industrie und Wissenschaft zu kalt und technisch wurde, deshalb suchten sie nach Gefühlen und Fantasy, Natur und Träumen। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान आपको पता है थोड़ा ना ग्रेइश वर्ल्ड बन गया था। ग्रेइश वर्ल्ड इन द सेंस, जैसे नई नई वो आती है, मशीनें आती है, तो उसमें से पहले के टाइम पे कोल जब जलाते थे तो बहुत सारा धुआं निकलता था ऊपर में से। आज भी देखो कि चिमनी में से कोई कोई होती है मशीनें, या कोई कोई फैक्ट्रीज में से धुआं निकलता है। तो उस टाइम पे
एक वर्ल्ड जो ना था ग्रेइश बन गया था, जिसमें बस सारी मशीनें और मशीनें का धुआं था, ठीक है। मतलब बहुत ऐसी बन गया था काल्ड सा। So deshalb suchten sie nach, कौन suchten sie Menschen, deshalb suchten sie nach Gefühlen, Fantasy, Natur und Träumen। ये आगे पढ़ेंगे कि क्यों नाटू और फैंटेसी पे वो ज़्यादा ध्यान देते थे, क्यों ड्रीम्स पे ज़्यादा ध्यान देते थे। उनकी थेमन एंड द Sehnsucht, मैंने आपको बताया कि that was the important word। Sehnsucht bedeutet, man wünscht sich etwas, das man nicht ganz erreichen kann. Es ist ein schönes, aber auch trauriges Gefühl। ट्राउरिगस कैसे, मतलब मैंने आपको बताया कि एक बहुत सुंदर फीलिंग है कि हाँ भाई, एक मुझे अराइज देती है जेन सुख, किसको लॉन्गिंग, किसको मेरी फीलिंग्स को, मेरी फैंटेसीज को, इमेजिनेशंस को। बट एक ट्राउरिगस गेफ्यूल भी एक थोड़ा, ट्राउरिगस आप समझ रहे हो ना, ठीक है, थोड़ा इमोशनल या थोड़ा रोने वाला जैसे उस वे में एक फीलिंग है, क्योंकि मेरे मन में ये फीलिंग आई क्योंकि मैं वो चीज़ राइज नहीं कर पाऊंगा, मुझे चाहिए बट मैं उसको ले नहीं पाऊंगा, इसलिए थोड़ा ट्राउरिगस के फ्यूल। तो यहाँ पे बात आती है, वारुम लीप्ट इन द रोमांटिक नाटवर्क geheimnisse ऑन फैंटेसी। क्यों जो रोमांटिक में जो ऑथर्स थे, क्यों जो मेंशन थे, वो ज़्यादा उस पर ध्यान देते नाटवर्क geheimnisse ऑन फैंटेसी। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान जो वर्ल्ड था बहुत टेक्निकल बन गया था, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल नई नई मशीन्स आ गई थी, जैसे ह्यूमंस को रिप्लेस कर दिया था, ह्यूमंस पे अत्याचार होता था। तो ऐसे ही सब इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान सब बदल गया था। तो viele Menschen hatten das Gefühl, das Leben wird kalt und nur noch logisch। मतलब बस एक जो दुनिया है बस वो लॉजिकली थिंकिंग पे जा रही है दोबारा, जैसे आउटक्लियरिंग में थी, आउटक्लियरिंग में थोड़ी अलग भी थी, बट इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर थोड़ी और बढ़ती जा रही है लॉजिकली थिंकिंग। तो ये जो नेचर को थे ना, जैसे स्त्रोमन में वो नेचर को क्या समझते थे, बहुत अच्छा समझते थे, वैसे ही रोमांटिक में नेचर को बहुत अच्छा समझते थे। क्योंकि मेन जो सोसाइटी थी वो तो ऐसी बन गई थी, तो वो अपनी जो सेटिस्फेक्शन थी ना, जो अपनी अंदर की शांतिपना, जैसे आप कहते हो, अंदर की जो क्या कहते हैं उसे, एक बहुत शांत जो वर्ल्ड उनके लिए लगता था ना, वो था एक नेचर, ठीक है। उनको लगता था कि जब हाँ नेचर में जब शांति होती है ना, तो हमें भी शांति होती है। जैसे जब हम बर्ड्स चर्प करते हैं, जो एक्चुअली मेरी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान मत देना इंग्लिश वाली। तो जैसे हम शांत, मतलब कहाँ गए, एक समझ लो दोपहर का समय है। दोपहर का समय कितना शांत होता है, ठीक है। दोपहर के समय में थोड़ी बर्ड्स होंगी, ये एकदम सब शांत होता है। जब एकदम बड़ी तेज़ गर्मी होती है, बड़ी तेज़ गर्मी होती है, तो बाहर कोई भी नहीं होता इतनी तेज़ धूप में। तो जब हम अपने घर पे आते हैं, आराम से बैठते हैं एसी कूलर में या पंखे में, या ठंडा पानी पीते हैं, तो हमें कितनी शांति मिलती है, क्योंकि बाहर भी शांति होती है, क्योंकि नेचर शांत होता है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल जैसे बारिश होती है तो हमें कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो वैसे ही उनको लगता था कि नेचर में जो चीज़ हो रही है ना, वो हमारे दिल को भी शांति देती है। अगर नेचर में थोड़ा वो है, क्या कहते हैं, जैसे बहुत स्टॉर्म है, वही हमारी फीलिंग होगी, बाहर स्टॉर्म है। तो इसलिए वो नेचर को अपने लिए बहुत अच्छा मानते थे। फॉर एग्जाम्पल दी नाटुर war für sie ein Gegenort zur Stadt। In der Natur fanden sie Ruhe, Freiheit, Schönheit, echte Gefühle। Sie glaubten, die Natur sei das Innere des Menschen। Wenn die Natur ruhig ist, auch die Seele ist ruhig। Wenn ein Sturm kommt, zeigt das starke Gefühle। ये मैंने आपको बता दिया, आई होप ये सारे वर्ड्स क्लियर होंगे। मैंने आपको बता दिया कि नेचर को वो क्यों अपने लिए अच्छा मानते थे, क्योंकि नेचर इज़ द प्लेस वे यू कैन फाइंड थोड़ा शांति, इंडिपेंडेंस, ब्यूटीनेस, और एस्थेटिक फ्यूल, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग्स या सीरियस फीलिंग्स आप यू कैन से। अब geheimnisse में मतलब ऊपर था कि वारूम फांडन romantiker geheimnisse and je Wester। In Aufklärung wollte man alles erklären und logisch verstehen। तो आउटलेयरिंग में हमने क्या पढ़ा था कि सारे जो लोग थे वो किस पे ध्यान देते थे, लॉजिकली थिंकिंग पे, रैशनल थिंकिंग पे, कहते थे बस verstand vernunft इंपॉर्टेंट है। बट रोमांटिकर साक्तन, मतलब रोमांटिकर क्या कहते हैं, nicht alles muss erklärt werden। मतलब जो क्या कहते हैं, हर चीज़ ना आपको बताई नहीं जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक भगवान है, एक भगवान का बहुत कंसेप्ट है, ठीक है। अ, अब आउटफ्लेयरिंग क्या कहेंगे कि इट इज़, आप लॉजिकली सोचो, ये साइंस है, एक्स वाई जेड है। बट रोमांटिकर क्या कहते हैं कि ये सारे एक चीज़ है ना, वो हर चीज़ वो एक लॉजिकली नहीं सोची जाती। इनकी एक अपनी प्लेस होती है दुनिया में, ठीक है। इनकी एक अपनी जगह होती है जिससे हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते, ये एक सीक्रेट्स होते हैं, ठीक है। ब्लैक होल हो गया, अब जैसे ब्लैक होल हो गया एंड थोड़ा बर्मुडा ट्रायंगल हो गया। अब कोई बोलेगा डाटा साइंटिफिक, कोई बोलेगा डाटा लॉजिकल,
बट रोमांटिकर कहते हैं कि हर चीज़ आपको एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती, हर एक उसका लॉजिकली वो नहीं होता, दैट दीज आर मतलब दे आर सर्टेन थिंग्स विच शुड केप्ट एज अ सीक्रेट। तो इसलिए ये कहता है कि das Geheimnis mag die Welt schon, sie interessierten sich für das Unbekannte. Träume, Seele, Tod, Magie, Geheimnisse gaben Raum für Fantasie. जो ये कहते थे रोमांटिकर, क्या कहते थे कि जो सीक्रेट्स होते हैं ना वो एक वर्ल्ड को ब्यूटीफुल बनाते हैं। मतलब अगर हम सारे ही लॉजिकली सब समझ आ जाएंगे तो यार हमारे लिए कुछ क्या होगा ना, ये सोचने के लिए। अगर हमारे पास कुछ सीक्रेट्स होंगे, हम उसके बारे में सोचेंगे, वो हमारी राइज देंगे न्यू इमेजिनेशंस को। ठीक है, हम सोचेंगे कि हाँ भाई देयर इज अ मैजिक लाइक आउटसाइड द वर्ल्ड। तो ये अराइज करते हैं कि मतलब ये चीज़ों को बर्थ देते हैं, किसको? ट्रॉयमा को, जेला को, टोड को, मागी को। मैजिक भी एक इम्पॉर्टेंट था वहाँ पे। geheimnisse gaben Raum für Fantasy। इतना क्लियर है? जो एक सीक्रेट्स है वो फैंटेसी। अब फॉर एग्जांपल एक बर्मुडा ट्रायंगल है, आप उसके लिए कितना क्या अगर उसके लिए कोई लॉजिकली वो नहीं है, क्या कहते हैं, लॉजिकली उसके लिए कोई अभी एक्सप्लेनेशन नहीं आई कि वाई देयर इज अ बर्मुडा ट्रायंगल, तो आप बहुत चीज़ सोचेंगे फैंटेसी। जैसे आप यूट्यूब पे भी देखेंगे, अगर कोई हिंदी वीडियो देखेंगे ना यूट्यूब पे, तो बहुत बताएंगे कि दैट वाज मेड अंडर लाइक सम, लाइक दैट वाज मेड अंडर द एलियंस रूल, एलियन ने आके बनाया। मतलब बहुत सारी चीज़ों को अराइज देता है, फैंटेसीज को अराइज देता है कि हाँ, बस यही उनका मानना था। फैंटेसी फिर Fantasy war für Romantiker kein Unsinn. Sie waren eine andere Wahrheit। जो एक फैंटेसी थी ना रोमांटिकर, रोमांटिक्स के लिए, मतलब जो जो वहाँ पे थे लोग रोमांटिक के अंदर, वो एक बेकार की चीज़ नहीं थी। Sie waren eine andere Wahrheit, मतलब उनके लिए एक अलग सच्चाई थी। Mit Fantasy konnten sie bessere Welten vorstellen, Gefühle ausdrücken, dem Alltag entfliehen, Sinn in Leben suchen। Märchen und Träume halfen ihnen über tiefe Gefühle zu sprechen। आपको मेशन पता होगा, फॉर एग्जाम्पल मेशन आपने सिंड्रेला एंड प्रिंस की स्टोरी तो सुनी होगी कि हाउ कि वहाँ पे उसको एक बड़ा सा शूज़ आ जाता है। जैसे उसको सिंड्रेला को आके पहले वो करते हैं, एक ऊपर से आके एक एंजल हेल्प करती है कि हाँ भाई आपको इतने से इतने तक टाइम है, आपको सब अच्छा होगा एक्सपेक्टेड, बट आपको इतने बजे वापस घर आना होगा। तो ऐसे ही मेशन होते थे कि मेशन में वो जैसे फीलिंग्स बहुत डालते थे। ऐसी काइंड ऑफ स्टोरीज में बहुत सारी अपनी फीलिंग्स होती थी उनकी, और कोई ऐसी इमेजिनेटिव वो होती थी ना, क्या कहते हैं, चीज़ें होती थी जो लोगों को दिखाई जाती थी। अगर आज भी आप देखोगे ना, गूगल पे सर्च करोगे मेशन, तो आपके पास बहुत सारी स्टोरीज आ जाएंगी जो रोमांटिक को एक्सप्लेन करती है, इपोका रोमांटिक को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, तो मेशन भी इंपॉर्टेंट थे वहाँ पे, मेशन। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेशंस के, आप गूगल पे देखोगे, ये मैं बाद में बताऊंगा अपने शॉर्ट्स में, तो उसके लिए आप टेंशन मत लेना। आई होप ये फैंटेसी आपको क्लियर होगा। एंड बात चलते हैं ब्लावा ब्लूमा पे। ब्लावा ब्लूमा, अगर हम यहाँ से अगर आसमान को देख रहे हैं तो उसका कलर क्या लगेगा? नीला। ठीक है, अगर हम यहाँ से समुद्र को देख रहे हैं तो हमारा मतलब उसका कलर क्या लगेगा? नीला, राइट। तो नीला क्यों, इसके लिए मैं आपको ये बताता हूँ। पहले तो नीला एक वहाँ पे हाइनरिश वन आफ्टर डिंगन एक ऑथर है, उन्होंने अपने स्टोरी में या उन्होंने अपने वर्क में इसको दिखाया गया था, एक ब्लावा प्लूमा था, तो तब से ही वहाँ से सिंबल बन गया। बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ एक एग्जांपल के साथ। एक वाई ब्लू कलर ओनली, वाई नॉट रेड, वाई नॉट पिंक? ब्लू कलर एक, सोचो आसमान को, और आसमान कितना बड़ा है, आप क्या पूरा आसमान को देख सकते हो? मतलब पूरा आसमान इन द सेंस आप क्या उसका एंड तक जा सकते हो? नहीं। आप समुद्र के, हम समुद्र भी हमें वो दिखता है, क्या कहते हैं, हाँ ब्लू दिखता है, क्या आप उसके एंड तक जा सकते हो? हमारा मन करता है कि हम देखें, सेम जू। ठीक है, जैसे हमारा मन करता है बट हम देखें, बट मुझे पता है कि मैं वहाँ नहीं कर सकता। ठीक है, तो ब्लावा ब्लूमा इसलिए ब्लू कलर, यही दैट्स वाई उनका सिंबल था। बट लॉजिकली सोचते हैं कि ये क्यों सिंबल था, कि इसका कहाँ से इजाद हुआ। The idea came from a novel written by the poet novelist titled Heinrich von Ofterdingen. ठीक है? In the story, the main character has a dream about a radiant blue flower. As he moves closer to it, the flower begins to move and even takes on a human face. This created the idea that nature and the human soul are one. ठीक है, इतना क्लियर है आपको? तो यही लॉजिकली यहाँ से आया। तो यही से आपको बहुत सारे इसके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं, कि बहुत हमेशा ही आते हैं ऑलमोस्ट। मैंने देखा था ब्लावा ब्लूमा किसका सिंबल है, ब्लावा ब्लूमा में किसको इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब यहाँ पे द मीनिंग ऑफ द कलर ब्लू, इन्फिनिटी। ब्लू इज द कलर ऑफ द स्काई एंड द ओशन। इट रिप्रेजेंट्स थिंग्स दैट आर वास्ट एंड हैव नो एंड। मैंने आपको बताया था। एंड डिस्टेंस में थिंक अबाउट डिस्टेंट माउंटेन्स, दे ऑफन लुक ब्लू। दिस रिप्रेजेंटेड द फार अवे एंड द अननोन। वही क्या, जीन सूट।
ठीक है, ज़ेन सुक्त देखो ऊपर से नीचे तक चला आ रहा है ज़ेन सुक्त। तो ज़ेन सुक्त आपको याद रखना कि रोमांटिक के लिए एक बहुत विस्टिगस वर्ड था। स्पिरिचुअलिटी में अगर बात करें, देखो मैंने आपके लिए ये भी लिखा है, स्पिरिचुअलिटी में अगर बात करें, अनलाइक रेड विच इज पैशन एंड ब्लड और येलो विच इज सन एंड लॉजिक, ब्लू वाज सीन एज द कलर ऑफ द माइंड एंड द स्पिरिट। ठीक है, आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। तो ये ग्रे वर्ल्ड मैंने आपको पहले बता दिया था कि ग्रे वर्ल्ड कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान बना जा रहा था। तो जो द ब्लू फ्लावर वाज द ब्राइट कॉन्ट्रास्ट टू द ग्रे मशीन्स, इट रिमाइंडेड पीपल दैट देयर इज स्टिल मिस्ट्री, ब्यूटी एंड द सोल इन द वर्ल्ड दैट अ मशीन कैन नेवर। आप कुछ भी सोच सकते हो कि ब्लू कलर क्यों था, बट ब्लू कलर क्यों था आप ये भी सोच सकते हो कि आसमान का कलर ब्लू है, वो कितना, उसका कोई एंड नहीं है। हम चाहते हैं कि हम उसका एंड देखें बट हम नहीं देख सकते। ऐसे ही समुंदर। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब क्लियर होगा और कोई भी डाउट नहीं होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, जस्ट ड्रॉप योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू ऑल। तो ये करते हैं, और एग्ज़ाम की डेट आ गई, डेट इज 16th मार्च आई गेस। तो तब तक हमारा ये, आई विल ट्राई कि मैं ये फेब के एंड में ख़त्म कर दूँ, एंड फ्रॉम 16 मतलब फ्रॉम 1st to 16 वी विल रिवाइज। आई होप आपको ये क्लियर हो गया, एंड आई होप, एंड प्लीज़ हाँ, ये आप वीडियो 1.5x में भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको धीरे धीरे लग रहा है ना, आपको जल्दी जल्दी वो पढ़ना है, तो 1.5x में देखो, 1.25x देखो या 2x में देखो, आपकी मर्जी है, बट आप देखो ज़रूर। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो bis dann, auf Wiedersehen und tschüss, vielen